are going to continue our class 6th history NCERT chapter 3 from gathering to growing food. अभी तक हमने देखा हंटर एंड गैदरर्स के बारे में. अगर आपने पिछले 2 चैप्टर की वीडियोस देख लिए हैं तो ही आप ये वाली वीडियो देखना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी. प्रोफेशन में चेंज किस तरह से आया, हंटर एंड गैदरर्स से वो लोग यानी कि पहले जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने अपना प्रोफेशन कैसे चेंज किया, वो कैसे फार्मर्स बने. दिस थिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट इट. So first topic is varieties of food. Now, can I ask you that what kind of food you have today और क्या क्या वैरायटी आपको मिली. बेसिकली अगर हम वैरायटी की बात करेंगे तो वैरायटी में काफ़ी सारी चीज़ें आप खाते हैं. हम सभी खाते हैं, फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, जो एनिमल प्रोडक्ट हुए वो हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं. उस वक्त लोगों के पास इतनी वैरायटी नहीं थी, उनके पास बहुत ही कम चॉइस थी, यानी कि बहुत ही लिमिटेड वैरायटी थी. उन्होंने वैरायटी कैसे बढ़ाई ये हम आगे वाले टॉपिक में देखेंगे. Second topic is gonna be the beginnings of farming and herding. अब farming and herding की शुरुआत कैसे होती है. एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, पहले मुर्गी आई या अंडा आया. पहले आप तो इस वीडियो को पॉज करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, फिर आगे देखना. पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये जो है आपने बचपन से सुना होगा. इनफैक्ट कई बार जो है मेरे फ्रेंड्स भी जब हम लोग मस्ती के मूड में होते हैं कुछ इस तरह के फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये लॉजिकल है भाई कि मुर्गी पहले आई कि अंडा. अब यही क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि फसल जो है अगर ह्यूमन बींग्स ने उस वक्त के उगाई होगी तो उनको बीज चाहिए होगा, तो वो बीज कहाँ से मिला. क्या फसल से मिला, तो फसल पहले थी या बीज पहले था. इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको बहुत परेशान कर सकता है. सो लेट मी हेल्प यू, आपकी मदद करती हूँ मैं कि क्या एक्चुअली है. अगर आप चैप्टर पढ़ा होगा आपने तो उसे बताया है कि अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड में अचानक से कहीं क्रॉप्स आ गई, ईडेबल क्रॉप यानी कि खाने वाली क्रॉप. जैसे ही उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने उसको टेस्ट किया, खाया, तो उनको पता चला कि हाँ भाई इसको खाया जा सकता है. तो फिर उससे उन्होंने बीज निकाल लिए, फिर बाद में जो है और तरह की खेती होने लगी. बीज जैसे ही डंठल से आया यानी कि स्टॉक से जैसे ही निकला वो ज़मीन पर गिर गया, और ज़मीन पर गिरा यानी कि एक न्यू प्लांट आ गया और फिर खेती शुरू हो गई. हर्डिंग यानी कि होता है चराना, पशुओं को चराना और झुंड में चराना. जो एनिमल्स फ्रेंडली थे ह्यूमन बींग्स के लिए, कैंप्स में रहते थे वो लोग, खुले में रहते थे. अब जो एनिमल्स उनके आसपास भटकते रहते थे, जो उनको हार्म करेंगे ऑब्वियसली वो उनसे दूर भागेंगे. लेकिन जिनसे उनको फ़ायदा था और जो फ्रेंडली थे उन्होंने उनको पाला यानी कि टेम किया. फर्स्ट एनिमल जिसको इन्होंने टेम किया था पहले ह्यूमन बींग्स ने, मैन और वुमेन ने, वो था एंसेस्टर ऑफ वाइल्ड डॉग. इसको पाला था, बाद में जो है और एनिमल्स को भी पाला उन्होंने, और फिर ये इनके लिए खाना भी निकालते थे. लाइक जो अब फ्रेंडली हो गए थे ना, तो चीज़ें शेयर करना शुरू कर दिया था. ये था द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, किस तरह से शुरुआत हुई. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अ न्यू वे ऑफ लाइफ. आई होप यू कैन सी दिस. अ न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नई तरह की जिंदगी. अब एक जगह अगर मेरा कोई प्रोफेशन सेटअप हो जाता है, इट मीन्स दैट अब मुझे वहीं स्टे करना है. ठीक है, उनका काम पहले क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग था. उसमें कोई गारंटी नहीं थी कि भाई उनको एक जगह रहना पड़ेगा. गैदरिंग का काम फॉरेस्ट से जो मिलना है वो सब उन्होंने यूज़ कर लिया, उस फॉरेस्ट में कुछ बचा नहीं तो फिर उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था. बट अब ऐसा नहीं था, अब वो खेती करना सीख गए थे यानी कि फार्मिंग करना सीख गए थे. तो इसलिए उन्होंने जब क्रॉप्स को ग्रो किया तो उनके लिए एक रीज़न हो गया कि भाई उन्हें वहीं रहना है, क्योंकि उन क्रॉप्स को पानी देना, एनिमल से प्रोटेक्ट करना, ये उनकी अब ड्यूटी हो गई थी. इस तरह से उनका जो लाइफ में एक रिवॉल्यूशन टाइप आया, वो स्टे करने लगे एक जगह पे. अब जब एक जगह रहेंगे तो बहुत सारे काम हैं, उनको रिसोर्सेज भी अपने पास जुटाने होंगे, कई सारी फैसिलिटीज जो है अपने आप को प्रोवाइड करानी होगी उनको. स्टोरिंग एनिमल्स, अब एनिमल्स को किस तरह से स्टोर किया, यहाँ पे हम देखते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ. एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने क्रॉप्स को भी स्टोर किया, खाने को भी स्टोर किया. सारा ग्रेन नहीं यूज़ किया क्योंकि मुसीबत के वक्त तो हो सकता है उनको चाहिए पड़े ये, तो इसलिए वो स्टोर करते थे. अब स्टोर किस में किया होगा ये भी तो क्वेश्चन है. स्टोर करने के लिए उन्होंने वेसल्स बनाए, उन्होंने पॉट बनाए, मिट्टी के घड़े बनाए, उसमें स्टोर किया, गड्ढों में स्टोर किया.
कई बार ऐसा होता था कि एनिमल्स को भी स्टोर किया जाता था। वो कैसे? जिन एनिमल्स को वो प्यार करते, जो उनके लिए फ्रेंडली होते थे, उनको रखे रहते थे और मुसीबत के टाइम पे उन्हीं का यूज़ कर लेते थे एज अ मीट। सो उससे कई सारी चीज़ें भी मिलती थी, मिल्क भी मिलता था जब तक वो उसको रियर करेंगे। बाद में अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर उसको एज अ मीट यूज़ कर लिया जाता था। डोमेस्टिकेशन इसमें एक टॉपिक है। डोमेस्टिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, किस तरह से डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। डोमेस्टिकेशन शुरू होने की कथा जो है थोड़ी सी लंबी है। जैसे कि मैंने बताया, जो एनिमल्स फ्रेंडली थे उनको रख लिया, फिर धीरे धीरे उनको क्वालिटी भी पता चल गई कि भाई कौन सा एनिमल उनके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिले, उन प्रोडक्ट्स को उन्होंने यूज़ किया और फिर बाद में जो है डोमेस्टिकेशन वाली प्रोसेस जो है वो शुरू हो गई। सो कुछ लोग फार्मिंग की तरफ चले गए, कुछ लोग जो है हर्डिंग शुरुआत कर दी उन्होंने, यानी कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज गोना बी फाइंडिंग आउट अबाउट फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डिंग। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए, बट आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसके बारे में स्टडीज की। एक बार याद रखना, पूरे चैप्टर में आर्कियोलॉजिस्ट्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। सो ये हर टॉपिक में आपको एक ना एक बार तो मिल ही जाना है। सो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने स्टडीज की उनके बारे में कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। बाद में पता चला कि कई बार क्या होता था, एक्सीडेंटली कोई ग्रेन जल गया। अब वो जल गया और वो स्टोर हो गया, वो हमेशा के लिए स्टोर हो गया। तो जब उनकी स्टडी की गई तो पता चला कि भाई वो क्या खाते थे, पहले की ह्यूमन बींग्स उन्होंने किस तरह से खाया होगा। इसी तरीके से हर्डिंग, चूंकि उन्होंने एनिमल को पाला था तो एनिमल को पालने के बाद फिर उनको रखा होगा अपने साथ, और फिर मान लीजिए कोई एनिमल मर गया तो उसकी बोन्स जो है वो स्टोर हो गई हमेशा के लिए। जब एक्सकेवेशन किया गया, बोन्स मिली और बोन्स की स्टडी की गई तो फिर पता चला कि किस तरह के एनिमल्स जो है उन्होंने रियर किए होंगे। अब कई सारी ऐसी साइट्स है जहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती है, वीट, बार्ले, बफेलो, ऑक्स। चिरांद एक साइट है बिहार में, तो वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें मिली, कई सारे एविडेंसेस मिले जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फार्मिंग एंड हर्डिंग की गई होगी। और बुरजोम हुआ, बुरजोम जो है वो कश्मीर में है। और यहाँ पे हम बात करेंगे हाँ मेहरगढ़, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो यहाँ से वीट, बार्ले, इन सभी के एविडेंसेस मिले, यानी कि इन सभी के जो हम कह सकते हैं ग्रेन्स मिले बचे कुचे, उनकी स्टडीज करके पता लगाया गया। सो ये सारी साइट्स है यहाँ पर ज़्यादा मिले, ठीक है, इसीलिए हमने स्पेसिफिकली इन साइट्स के बारे में देखा। हम देखते हैं नेक्स्ट वन, टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। ये थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, वेल ये तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ यानी कि अब उनकी एक सेटल्ड लाइफ हो गई थी। वो कैसे? एक जगह स्टे किया, अब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। अब उनके पास जो है काफ़ी सारे काम आ गए, इनफैक्ट क्योंकि उन्होंने शुरू कर दी थी, खेती करना शुरू कर दी थी, तो अब उनको रहने के लिए वहाँ पे जगह भी चाहिए थी। बुरजोम एक जगह है, अभी मैंने डिस्कस किया था, जहाँ से हमें कई सारे साइट, वो एक स्पेसिफिकली साइट है कश्मीर में। सो बुरजोम, वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें मिली। पिट हाउसेस, पिट हाउसेस का मतलब है गड्ढों में घर। गड्ढों में घर आपने देखे होंगे कई सारे घरों में, अगर आपका घर होगा तो स्टेयर्स बेसिकली ऊपर जाती है, ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसी भी होती है जो स्टेयर्स नीचे की तरफ जाती है। सो वो एक्चुअली मुझे घर काफ़ी अच्छे लगते हैं। अंडरग्राउंड टाइप हो गया, बंकर। सो बंकर डिफरेंट है, वेल यहाँ पे हम घर की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे अंडरग्राउंड पिट मिले। पिट का मतलब ही होता है गड्ढे में घर, पिट हाउसेस। सो इनका क्यों बनाए गए थे ये कारण पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। ये मौसम की वजह से बनाए गए थे। इससे दो फायदे थे, अगर मौसम अच्छा है तो आप बाहर रह सकते हैं, अगर नहीं है तो मौसम से बचने के लिए अंदर भी रहा जा सकता था। साथ ही साथ खाना बनाने की भी दो फैसिलिटीज़ थी। हर्थ जो है वो अंदर भी रखा था और बाहर भी रखा था, यानी कि जो भट्टी होती है वो अंदर भी रखी थी, वो पिट हाउस में भी थी और आउटसाइड भी थी। तो कंडीशन के हिसाब से जब जहाँ बनाने का मन हुआ वहाँ बना सकते थे। बाकी सारी चीज़ें भी हम देखते हैं, जैसे कि मोटर एंड पेसल। सो ओखली, ठीक है, हमारे साइड जो है इसको खलबट्टा बोलते हैं। टेल मी इन कमेंट सेक्शन आप क्या क्या बोलते हैं। ओखली देखा होगा आपने। सो ओखली से जो है ग्रेन्स को ग्राइंड करना शुरू कर दिया, ये एक फैसिलिटी हो गई। सो अब जो है और डिलीशियस फूड बनाया जा सकता था।
एक उनके लिए एक नई लाइफ हो गई, एक सेटल्ड लाइफ हो गई, एक जगह रहेंगे, एक ही जगह वो काम करेंगे, अब एक ही जगह से उन्हें रिसोर्सेज मिल जाएंगी और सब कुछ जो है वो अब एक जगह करने लगे। सो किस तरह से उनका प्रोफेशन शिफ्ट हुआ, जहाँ उन्हें पानी के लिए भी दूसरी जगह जाना होता था, खाने के लिए दूसरी जगह जाना होता था, सोने के लिए कहीं और जाना होता था, अब सब कुछ एक जगह आ चुका था। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। सो अब हम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा, जिंगा लाला हूँ, डू यू रिमेंबर एनीथिंग? सो कई सारी मूवीज देखी होंगी आपने, और सर फॉरेस्टर्स में जो लोग रहते हैं उनका थोड़ा अलग कस्टम रहता है, उनकी कुछ अलग प्रैक्टिसेस रहती है, इनफैक्ट जो उनके क्लोथ्स पहनने का स्टाइल है, हर चीज़ें अलग रहती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो इनको फॉरेस्ट से मिला वो मानते हैं कि ये कॉमन रिसोर्सेज है, इन पर हमारा हक नहीं है, यानी कि किसी इंडिविजुअल का नहीं है। तो ये सारे लोग जो वहाँ पर रहते हैं ये मानते हैं कि केवल उनका हक है, ठीक है, तो वो वहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज शेयर करते हैं। मान लीजिए फॉरेस्ट वुड मिलती है, वैक्स मिलती है, हनी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कितनी बार। तो ये सारी चीज़ों को वो इकट्ठा शेयर करते थे। अब इसमें एक मुखिया भी होता था, यानी कि लीडर होता था इनका। लीडर कौन होता था? जो सीनियर होता था, जो भी सीनियर होगा, बड़ा होगा, उन सभी में उसको जो है मुखिया बनाया जाता था। साथ ही साथ उसको ब्रेव होना जरूरी है, लाइक वो ब्रेव हो, लीडरशिप एबिलिटी भी होनी चाहिए। ये जो ट्राइब होती थी ना, वो फैमिली के बेसिस पे होती थी। एक कुल के लोगों के लिए एक कौन उनका मुखिया है, वो सभी कुल के लोग यानी कि उस फैमिली के लोग सभी इकट्ठा रहेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें शेयर करेंगे। कोई भी, किसी ने भी कुछ काम किया, गलत काम किया, पनिश भी करना उस लीडर का काम होता था। जो एल्डरली वुमेन होती थी उनकी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट की जाती थी। सो ये थे उनके कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। So our next topic is gonna be a closer look living and dying in मेहरगढ़। So मेहरगढ़ जो है प्लेस अभी हमने डिस्कस किया था कि ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और यहाँ से कुछ हमें स्पेशल चीज़ें मिली, जैसे कि रेक्टेंगल हाउस। जो हाउसेस मिले वो ज़्यादातर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के होते थे, और जनरली इसमें हो सकता है जो रूम्स हैं उसमें कुछ रूम्स को फूड स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया हो। यहाँ से हमें मोर्टार और पेसल्स भी मिले। इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग मर जाते थे उनके साथ जो उनके नियर डियर वंस यानी कि उनके रिलेटिव जो है यहाँ पर गोट डाल देते, यानी कि गोट यानी कि बकरी और कोई भी जानवर हुआ, जस्ट बिकॉज उनका मानना था कि ये डेथ के बाद इनको खा सकेंगे, आफ्टर लाइफ में ये एनिमल्स इनके काम आने वाले हैं। सो ये चीज़ जो है यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है। और एक और चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं मेहरगढ़ में कि जो चीज़ें मिली, लाइक लेयर से स्ट्रेटियोग्राफी से काम किया गया। लेट मी टेल यू हाउ। जैसे कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, ये आप मान लीजिए एक लैंड है, एक लेवल यहाँ पे हम बना देते हैं, यानी कि लेवल 4 3 2 1। ओके, ओके, सो इस तरह से यहाँ पे लेवल 1 को जब खोला गया तो यहाँ पे कुछ हमें एविडेंसेस मिले, जैसे कि यहाँ पे पिग जो है वो उसकी बोन्स मिली, पिग की बोन्स, यानी कि लोगों ने रियर किया होगा। अब हम नंबर 1 को हटा दें, ये पूरा रियर हो गया, ये एक्सकेवेशन यहाँ पे हो गया। सेकंड पे जाएंगे तो यहाँ पे शीप मिली और गोट मिली, इसको हटा देते हैं। फिर जब थर्ड पे गए तो अब पता चला कैटल मिले, यानी कि जो मोस्ट कॉमन था, यानी कि सबसे पहले जो लोगों ने रियर किया होगा वो था कैटल। कैटल को उन्होंने रियर किया, डोमेस्टिकेशन किया इनका और इनको यूज़ किया। सो रिसेंटली लोग जो है बाकी एनिमल्स को यूज़ करने लगे थे, बट सबसे पहले की बात करेंगे तब उन्होंने जो है स्टार्ट किया था कैटल को रियर करना। सो ये स्ट्रेटियोग्राफी कहलाती है। अगर आप क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी आगे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्लोजर लुक दाऊजली हदिंग, ठीक है। सो दाऊजली हदिंग जो है ये नियर हिल्स ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली में है, और यहाँ से जो म्यांमार और चाइना का रूट है वो काफ़ी ज़्यादा पास है। यहाँ से मोटर और पेसल्स काफ़ी ज़्यादा मिले, यानी कि लोगों ने यहाँ पे जो है खाना बनाया होगा। और इनफैक्ट हम यहाँ पे बात कर रहे थे मेहरगढ़ की, यहाँ पे भी बार्ले और वीट के कुछ ग्रेन्स मिले, इट मीन्स दैट उन्होंने यहाँ पे खेती की होगी। सो ये सारी बेसिकली साइट थी जिनके बारे में डिस्कस किया। एक बुक में चार्ट दिया है, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ वो देख लेना। राइट नाउ आई वॉज नॉट अवेलेबल टू
आई वॉज अनेबल टू राइट दैट। सो वो मैंने टेबल यहाँ पे नहीं बनाई है, बट वो टेबल काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। बेटर होगा कि आप वो प्लेसेस याद कर ले कि कहाँ पे जो है इनके एविडेंसेस मिले। लाइक अभी हमने बात किया था चिरांग, दैट इज़ इन बिहार, मेहरगढ़ विच इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एंड यहाँ पे एक और थी बुरज़ोम, ठीक है, सो वो कश्मीर में है। इस तरह से कई सारी साइट्स थी, जैसे कि बुरज़होम हमने भी डिस्कस किया था जो कि कश्मीर में है, मेहरगढ़ जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, चिरांग विच इज़ इन बिहार, और हलूट विच इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो ये सारी जगह जो है कुछ एविडेंसेस मिले ग्रेन्स के और बोन्स के, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए गए, तभी हम इनको जो है हाईलाइटेड तौर पर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कुछ टूल्स की। अब क्योंकि इनका जो खाना है वो एडवांस हो गया था, पहले ये सिंपली खाना खाते थे, अब इनकी वैरायटी बढ़ गई थी। यहाँ पे आपको लेंटिल्स भी अभी हमने पढ़ा था, सारे जो फूड आइटम्स हैं उसमें वैरायटी हो गई थी, तो जो टूल्स है वो भी एडवांस चाहिए थे, तो कई नए तरह के टूल्स जो है वो बनाए गए। न्यूलिथिक पीरियड में जो टूल्स बनाए गए थे वो एडवांस थे। इट मीन्स इन कंपेयरिंग टू पैलियोलिथिक पीरियड ये जो टूल्स थे ये पॉलिश थे, इनको अच्छे से जो है इन्होंने शार्प फाइनली कार्व किया था, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से छीला था, जैसे कि हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी थी टूल्स को बनाने के लिए। सो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया गया था। सो पैलियोलिथिक टूल्स भी यूज़ किए गए और न्यूलिथिक टूल्स भी यूज़ किए गए, इन दोनों पीरियड के टूल्स यूज़ किए गए। सो बेसिकली ये था हमारा चैप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी था। एक्चुअली अगर आप 12th पास आउट कर चुके हैं और आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इनफैक्ट अभी आपको लग रहा है यार टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन आई मस्ट से दैट इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, क्योंकि बेसिक जितना अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शिप विद कृति फॉर मोर वीडियोज़। एंड येस, इफ़ यू हैव एनी डाउट और आप किसी और तरह की हेल्प चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियोज़ जो है जल्द आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।